दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में सीटेट संस्कृत की क्लास रहेगी। इसके पहले भी हमने संस्कृत की बहुत अधिक क्लासेस कराई हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। इसके लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएंगे। बता दें आपको 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं शिक्षण से, 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके पैराग्राफ से। पैराग्राफ कैसे हल करना है इस पर भी हमने ट्रिकी वीडियो बना रखा है, इसको भी आप नीचे जो लिंक आपको मिलेगा उसमें आप जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का पापा वीडियो बना है, जिसमें एक एक सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी कराई गई है। तो अगर आपको ईवीएस देखना है तो यूट्यूब में लिखें सीटेट ईवीएस पापा वीडियो, सीटेट बाल विकास पापा वीडियो, सीटेट हिंदी वीडियो, सीटेट संस्कृत पापा वीडियो। ऐसे आप वीडियो सर्च करेंगे, आपको कंप्लीट थ्योरी वाली वीडियोस मिल जाएंगी, आप उससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारम, यानी संविधान में अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत क्या कहा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343(2) के तहत आंग्ल भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा जो है वो कौन सी भाषा होगी, उत्तर होगा यहाँ पर अंग्रेजी भाषा सहायक राजकीय भाषा होगी। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन 343 फर्स्ट में अगर आपसे पूछ ले क्या कहा गया है, तो 343 फर्स्ट में संघ की राजभाषा हिंदी कहा गया है ना। 343 फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी ऐसा कहा गया है। और 343 सेकंड में ये कहा गया कि अंग्रेजी भाषा जो है ये सहायक राजकीय भाषा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों इसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है अधिस्तनेश अभिजात भाषाया किम निकषम नास्ति। अधिस्तनेश का मतलब होता है नीचे लिखे गए विकल्पों में से, है ना। प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सी जो भाषा है अभिजात भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज किम निकषम नास्ति, किसका संबंध यहाँ पर अभिजात भाषा से नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है भाषाया 1500-2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति, यानी उस भाषा का जो इतिहास होगा वो 1500 या 2000 वर्ष पुराना हो, लिखित साहित्य हो, उसको हम अभिजात भाषा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यान महाकाव्यानि सन्ति, यानी भाषा जो है कई प्राचीन साहित्यों महाकाव्य जो होते हैं उनकी भाषा रही हो। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्, भाषायाः मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गे से उद्धृत साहित्य स्वीकुर्यात्। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर बात कही जा रही है कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्गीय न्यासात। तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प हो जाएगा। देखिए, अभिजात भाषा को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज ये चलती है। तो यहाँ पर इसका आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अभिजात भाषा किम निकषम नास्ति। तो अभिजात भाषा भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के लिए। विद्यार्थिना श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते, यानी विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, यानी बार बार हम बच्चों का अभ्यास कराएं। दूसरा ऑप्शन है कथाया वर्णन कृत्वात् दुपरि बोध परक प्रश्नैः अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन। अगला है यहाँ पर छात्रान भ्रमणार्थम बहि नीत्वा। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अवसर प्रदान लगा हुआ है, हमने ट्रिक में तो पढ़ा था वो हो जाएगा, बट प्रश्न में पढ़ लें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्रवण कौशल का आकलन करना है। तो श्रवण कौशल का आकलन हम मौन वाचन के आधार पर कैसे करेंगे। श्रवण मतलब होता है सुनना, और बच्चा मौन रहेगा तो ये आकलन नहीं हो पाएगा। तो ये उत्तर गलत हो गया। कह रहा है छात्रान भ्रमणार्थम, मतलब हम छात्रों को घुमाने के लिए बाहर ले जाएं, तो ये भी नहीं होगा, अभ्यास से नहीं होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनसे क्वेश्चंस आंसर्स करें। ठीक है, कथा से संबंधित जो बोधपरक प्रश्न हो उनको कराया जाए क्लास में, ताकि बच्चा उनका उत्तर देगा, और जब उत्तर देगा तो वहाँ पर हम श्रवण कौशल का आकलन कर पाएंगे सुन करके। पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानं ददात्,
यानी पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को किसका ध्यान रखना है? भाषा या वर्णमाला कंठस्थीकरण यानी भाषा के वर्णमाला को याद करने पर, पठनस्य प्रवाहे पठन की जो स्पीड होगी पढ़ने की उस पर, अक्षर ध्वनि समन्वय या फिर पठस्य शुद्धतायाम। चौथे प्रश्न में आयोग ने जो आंसर दिया वो दिया अक्षर और ध्वनि का समन्वय ठीक तरीके से हो, ये हम प्रारंभिक स्थिति पर ध्यान देंगे, एक टीचर को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रवणम पठनम चयो यानी श्रवण और पठन क्या है? ग्रहणात्मक कौशल हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, रुचि पादक कौशल हैं या फिर चिंतनात्मक कौशल हैं? तो कल भी हमने आपको क्वेश्चंस में बताया था कि सुनना और पढ़ना, सुन करके और पढ़ करके हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल होंगे। इसका आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, युव लेखकानाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रियाम कुर्यात्। युवा लेखक आवश्यकतानुसार शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? शिक्षक के द्वारा शिक्षिकाया प्रतिक्रिया कुर्यात्, शिक्षक के द्वारा क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई लिख रहा है अच्छी चीज़ कुछ लिख रहा है, यो लेखा का नाम आवश्यकतानुसारम, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हम व्याकरण की त्रुटियों पर जोर देंगे या फिर सम्यक कार्य कृतम इति प्रशंसा कृत्वा केशाम कृतिभ्या उद्धरण कृत्वा विशेष टिप्पणी, यानी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी हम प्रशंसा करेंगे, टिप्पणी यानी फीडबैक देंगे, या फिर त्रुटियों की उपेक्षा करेंगे। गलत हो गया, उपेक्षा नहीं करेंगे त्रुटियों की, क्योंकि त्रुटियां सीखने का एक माध्यम है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सकारात्मक वाला विकल्प, तय सम्यक कार्य कृतम इति प्रशंसा कृत्वा तेषाम कृतिभ्या उद्धरण कृत्वा, यानी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कुछ अच्छा लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे और फीडबैक देंगे। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है अधिस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण समय मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। नीचे दिए गए विकल्पों में से भाषा अधिग्रहण के समय किस पर ध्यान दिया जाएगा? अगर कोई बच्चा भाषा सीख रहा है तो प्रवाह और शुद्धता, भाषा सामुख्यम, शुद्धता वेगः वेग उच्चारण से। हालांकि इस प्रश्न के आंसर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, बट आयोग ने इसका आंसर दिया है भाषा या सामुख्यम एक्सपोजर टू लैंग्वेज। कहा जा रहा है कि भाषा अधिग्रहण के समय हम एक्सपोजर टू लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देंगे। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर एक्सपोजर का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि आप खोज करके बच्चे को मतलब सीख रहे हैं भाषा। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा संसर्ग, यानी संसर्ग भाषा को ध्यान में रखेंगे। बट भाषा अधिग्रहण के समय जरूरी क्या है आप बताइए? उच्चारण जरूरी है, शुद्धता जरूरी है, या फिर क्या है? फिलहाल इसका जो आयोग ने आंसर दिया है वो हम आपको बता रहे हैं, भाषाया सामुख्यम ये जरूरी है, मूलभूत पार्थक्यम वर्तते। दिए गए विकल्पों में से भाषा अधिग्रहण के समय मूलभूत जो पार्थक्य है, जो जरूरी विकल्प है वो है भाषाया सामुख्यम अर्थात एक्सपोजर टू लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखिएगा, मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। मातृभाषा को संसाधन के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सी उक्ति उपयुक्त नहीं है? न समीचीना का मतलब उपयुक्त नहीं है। ऐसा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायम करोति, यानी ये बालकों में अधिगम चिंतन संप्रेषण में सहायता करती है। तेसाम अर्थबोध प्रक्रियायाम मातृभाषा गुणात्मक भूमिका, यानी ये बोध प्रक्रिया के अर्थ में मातृभाषा की गुणात्मक भूमिका रहती है मातृभाषा की। शिक्षण विधि नाम, यानी शिक्षण विधियों को विस्तारित करने में मातृभाषा सहायता करती है। द्वितीय भाषा उपेक्षा कर तो मातृभाषा, यानी द्वितीय भाषा की उपेक्षा करती, तो उपेक्षा करना गलत है और जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थ सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर पे बालक के भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरण का ज्ञान, भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या फिर आकलन? उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 के लिए वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति, यानी पोर्टफोलियो क्या है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पोर्टफोलियो स्वतः आकलनस्य, मतलब सिर्फ खुद का आकलन होता है, शिक्षक का आकलन होता है, या फिर शिक्षक और छात्र दोनों का ही, उभय मतलब दोनों का ही आकलन होता है।
चौथे विकल्प में है राज्य बोर्ड द्वारा आकलन होता है। तो पोर्टफोलियो में बच्चे का भी आकलन होता है और टीचर का भी। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प 10 का सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, वर्ग प्रहेलिका तीड़ा वर्धते। आपने देखा होगा पेपर में भी वर्ग प्रहेलिका आती है, न्यूज़पेपर में ऐसे कई सारे वर्णों को मिलाना होता है। तो इससे क्या होता है, सिद्धि होती है ना, कई सारे शब्दों को बहुत सारे लोग इसको भरते भी हैं। तो ये जो वर्ग प्रहेलिका होती है, इससे सुन तो हम सकते नहीं है, ठीक है, साहित्य भी नहीं होता है इसमें, लिखने के कौशल का भी नहीं। इससे क्या है, हम शब्द बनाना सीखते हैं कई अक्षरों को मिला करके। तो ये जो है शब्द ज्ञान में बढ़ोतरी करने में सहायता करती है वर्ग प्रहेलिका। संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समये अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। संभाषण कौशल गतिविधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, किम न आवश्यकम। पहला ऑप्शन है ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम, यानी ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण। संदर्भ आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोगः, शब्दकोशस्य प्रयोगः, भाषणे स्पष्टः। देखिए संभाषण कौशल, संभाषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। तो क्या इसमें आवश्यक नहीं है, ध्वनि शब्दों का उच्चारण हो आवश्यक है, प्रयोग हो आवश्यक है, स्पष्टता हो आवश्यक है। शब्दकोश की यहाँ पे क्या जरूरत है, हम वर्ड पावर मतलब जो डिक्शनरी होगी उसमें थोड़ी देखने जाएंगे आकलन के समय, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न संख्या 13, भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। भाषा अक्षर ध्वनि संबंध के स्थापन द्वारा पढ़ने में कौन सी विधि यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। हमें भाषा के अंतर्गत अक्षर और ध्वनि को समझाना है, तो अक्षर और ध्वनि को समझाने के लिए हम फोनिक मेथड का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा होगा रूपिम स्वनिम। तो ये जो है शाब्दिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों को अक्षर और ध्वनि में संबंध समझाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो सबसे अच्छी विधि होती है इसके लिए फोनिक मेथड। इसको आप लिख लीजिएगा, अगर आपके लिए कुछ नई चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं तो उसको लिख लीजिए। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक संपूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधनम अतिरिच्य। पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षाकृत्वं बहिर्गमनम। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्। पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धयति। 14वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर, कह रहा है प्रश्न में कि पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते, यानी पाठ्य पुस्तक से बाहर, पाठ्य पुस्तक से बाहर जो है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सटीक होगा, उपयुक्त होगा। तो देखिए पाठ्य पुस्तक से उपेक्षाकृत्वम बहिर्गमनम हो जाएगा क्या, उपेक्षा करना, तो ये तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। उपेक्षा करना क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अधिक छात्राणाम भारम अधिक न वर्धते। अगर आप किताब से बाहर पढ़ा रहे हैं तो कह रहा है कि छात्रों पर अधिक भार नहीं बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा पाठ्य पुस्तक संपूरक पठन सामग्रीणाम प्रबंधन अतिरिक्त, यानी पाठ्य पुस्तक के संपूरक पठन सामग्री का प्रबंध किया जाए। पाठ्य पुस्तक बहिर्गमनम का यही मतलब है। प्रश्न ये पूछ रहा था कि पाठ्य पुस्तक बहिर्गमनम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो उपेक्षा करना नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान भी नहीं होगा, और भार बढ़ने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पाठ्य पुस्तक बहिर्गमनम यानी गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक के संपूरक पाठन सामग्री का प्रबंध अतिरिक्त किया जाए। 15वां प्रश्न, शिक्षकः तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनम एवं एकम आवरकम निर्मातुम निर्देशम ददाति। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति भाषा कक्षायाम एवं विधि गतिविधि सहायक कर्षित। यानी शिक्षक जो है तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी को एनवलप यानी एक लिफाफा बनाने के लिए निर्देश देता है। विद्यार्थी क्या करता है, बनाता है, निर्देश का पालन करते हुए इस गतिविधि को करता है। तो ये गतिविधि जो है ये किस प्रकार की गतिविधि, इससे किसका विकास होगा, लेखन कौशले, संभाषण कौशले, श्रवण कौशल विकास से। या फिर देखिए इसका अगर लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर सृजनात्मकता होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, लिफाफा बना रहा है, कुछ नया कर रहा है। बट यहाँ पर आयोग का ये लॉजिक है कि अध्यापक ने निर्देश दिया निर्माण करने के लिए लिफाफा, विद्यार्थी ने उसका पालन किया और उस गतिविधि में विद्यार्थी ने पालन किया और लिफाफे को बनाया।
तो आयोग का ये तर्क है कि विद्यार्थी ने सुनकर के उसका जो है लिफाफा बनाया है, पालन किया है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल विकास, श्रवण कौशल का विकास। देखिए संस्कृत की पेडागॉजी हो या फिर हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरीके से समझ से परे होते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें आयोग ने आंसर दिया है तीसरा विकल्प ठीक है। एक और प्रश्न आपको जो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जितनी जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाई है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हो सकता ना हम समझा पाए हों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जैसे ये वाला प्रश्न है, तो इसमें हमारे हिसाब से आंसर ये हो जाना चाहिए था, बट आयोग ने ये दिया है तो हमें यही मानना पड़ेगा। एक और ऐसा ही कोई प्रश्न था, ठीक है, ये तो सही है। एक आध प्रश्न रहते हैं, तो हमने प्रयास किया है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। संस्कृत की कुछ अन्य क्लासेस के लिंक यहाँ पर बन करके आ रहे हैं, आप क्लिक करके यहीं से देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस क्लास से जुड़ने के लिए।